टॉप 3 रेलवे स्टॉक, ये वो 3 रेलवे स्टॉक है जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, रेवेन्यू ग्रोइंग, प्रॉफिट ग्रोइंग, डेट टू इक्विटी सही है, पी रेशियो भी सही है। अब ये उसके बाद भी ये वो स्टॉक है जो अप्रोक्सीमेटली 50% तक लास्ट कुछ टाइम के अंदर ही गिर चुके हैं, 50% डाउन पे ये आ चुके हैं। तो शायद ये आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती, वो आप वीडियो देखने के बाद अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, क्योंकि दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशन पर्पस। मैं कोई भी बाय सेल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, वापस से बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो अब अपन रेलवे की स्टॉक्स की क्यों बात करें, क्योंकि मैंने अब बजट आने वाला है। अगर आप बजट अनाउंस होने के पहले वीडियो देख रहे हो तो भी बेनिफिशियल है, बजट अनाउंस होने के बाद आप वीडियो देख रहे हो तो भी इक्वली बेनिफिशियल है। अपन बजट को भी इग्नोर कर देंगे, उसके अलावा भी कंपनी वाइज फैक्टर्स अपन सारी चीजें कंसीडर करेंगे कि कंपनी कैसी है, क्या टेक्निकल है, क्या फंडामेंटल्स है, ठीक है। पर स्पेसिफिकली जब मैंने बजट के लिए कुछ वीडियोस बनाई थी जो भी टॉप 7 डिफेंस स्टॉक है, तो अगर आपको वीडियोस देखनी है कि डिफेंस के, क्योंकि बजट का सबसे बड़ा इंपैक्ट डिफेंस पे पड़ेगा, सेमी कंडक्टर पे पड़ेगा, इवन एनर्जी सेक्टर पे पड़ेगा, और एक ये फोर्थ है रेलवे, ये 4 सेक्टर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो टॉप 7 डिफेंस स्टॉक, टॉप 7 सेमीकंडक्टर और एनर्जी के टॉप 5 स्टॉक्स, इनकी वीडियो मैं ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूं। आप चाहो तो प्लेलिस्ट से देख सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो उसके बाद लोगों के कमेंट आए थे कि एक बार रेलवे के भी सर स्टॉक्स बता दो। तो अब अपन रेलवे की बात करते हैं। पहले मैं बजट की बात करता हूं। बजट का अगर आप देखोगे जो हिस्टोरिकली रहा है ना, पुराने जमाने से जो अभी तक चला रहा है हिस्टोरिकली, वो अप्रोक्सीमेटली जो भी यूनियन बजट है ना, जितना भी बजट होता है उसका 5 से 5.5% ना गवर्नमेंट रेलवेज को अलोकेट करती है। तो ऑन एंड अप्रोक्स गवर्नमेंट ने पहले इतना इतना अलोकेट करा है, लास्ट 2.65 लाख करोड़ अलोकेट करा था। पर अभी तो और गवर्नमेंट एग्रेसिवली इस पे डील कर रही है। तो मतलब क्योंकि वंदे भारत ट्रेन वगैरह और जितने भी नई इनोवेटिव रेलवे टेक्नोलॉजी से रेलवे ट्रैक से रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, गवर्नमेंट अभी एग्रेसिवली इस पे काम कर रही है। तो कुछ न्यूज रिपोर्ट और एक्सपर्ट का कहना है कि जैसे पहले 2.65 लाख करोड़ इन्होंने मतलब इस पे बजट अलोकेट करा था, अभी कुछ न्यूज रिपोर्ट और एक्सपर्ट का कहना है कि जो अभी बजट अनाउंस होने वाला है उसमें 2.70 से 2.75 लाख करोड़ तक बजट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो रेलवे पे एलोकेट होगा। ये मीडिया रिपोर्ट एंड इनका जो एक्सपर्ट्स का कहना है, हालांकि मुझे भी नहीं पता वो तो क्या होगा, वो तो फ्यूचर में देखेंगे। बट हाँ, इतना तो ऑन एंड अप्रोक्स रह गई, क्योंकि हिस्टोरिकल भी इतना रहा है, तो उससे तो हर बार इंक्रीज ही हो रहा है बजट हर बार, ठीक है। तो अब अपन वीडियो शुरू करते हैं, बट उसके पहले अगेन दिस इज नॉट ए बाय सेल एडवाइस, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशन पर्पस। अब अपन एक एक करके चलते हैं। तो सबसे पहला शेयर है आईआरएफसी फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये एक एनबीएफसी है जो रेलवे को फाइनेंस करती है। अब इसके अंदर लास्ट के 1.5 साल के अंदर 1.5 ईयर में अप्रोक्सीमेटली ये शेयर जुलाई 24 से जनवरी 26 में 47% ऑन एंड अप्रोक्स 50%, 50% तक ये शेयर गिर चुका है। और लास्ट के एक महीना अगर मैं देखूं दिसंबर एंड से, जो भी जन 26 का अप्रोक्स एंड चल रहा है, उसमें 15% तक गिर गया। तो लास्ट के 1.5 साल में 50% के लगभग, लास्ट के एक महीने में 15% के लगभग गिर चुका है। तो क्या ये कंपनी बुरी थी, इसके साथ कुछ खराब हो रहा था? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज नो। अभी मैं अपन पूरी इसकी बात करते हैं, नहीं कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे। क्यों गिरे, क्या गिरे, कोई बहुत ज्यादा मेजर रीजन नहीं था, अभी बता दूं मैं, कोई बहुत मेजर रीजन नहीं था इस शेयर को गिरने का, पर अपन इसकी पूरी बात करेंगे अभी, ठीक है। कंपनी सबसे पहले करती क्या है, ये कंपनी एनबीएफसी कंपनी है, सिंपल है, ये लोगों से फाइनेंस उठाती है, बॉन्ड वगैरह डिबेंचर वगैरह इशू करके पैसा उठाती है और रेलवे को फाइनेंस देती है, रेलवे को फंडिंग करती है। वैसे तो अगर जिसको पता हो, ये पहले खुद असेट को खरीदती है और रेलवे की असेट जो भी रेलवे की ट्रेन और ट्रैक्स उसको खरीदती है खुद फाइनेंस उठा के, और उसको लीज पे देती है ये रेलवेज को। तो ये एक एनबीएफसी एक तरीके से सिंपल शब्दों में रेलवे को पैसा उधार पे देती है, अगर सिंपल शब्दों में तुम समझो तो फाइनेंस करती है, ठीक है। तो अब ना हुआ क्या, ये शेयर गिरा क्यों, पहले इसकी उसके पहले फंडामेंटल देख लो। कि आप सोचो फंडामेंटल खराब है, नहीं, कंपनी के फंडामेंटल बिल्कुल खराब नहीं है। कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे, मतलब ठीक ठाक ग्रो चल रहा है। इसके दिसंबर 25 मतलब Q3 के अभी रिजल्ट भी आ चुके हैं, Q3 के रिजल्ट भी अच्छे आए, उसमें भी ये ग्रोथ में ही है, ये भी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.37 एक अच्छा डिसेंट वाला है। पी रेशियो अगर आप इसका देखोगे, सबसे अच्छी चीज है, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है। मतलब जहां पर इंडस्ट्री का पी रेशियो 25 चल रहा है, इसका पी रेशियो 21 चल रहा है। मतलब अगर इंडस्ट्री के कंपैरिजन में देखूं तो ये अंडर वैल्यूड कंपनी है, ठीक है। अब उसके बाद में डेट टू इक्विटी देखूं, कुछ लोगों को ये डेट टू इक्विटी कंसर्न वाला लगता है, क्योंकि 2.73 इसका डेट टू इक्विटी है। देखो, अगर आपको कंसर्न वाला लगता है वो आपका ओपिनियन है, बट क्योंकि ये एक एनबीएफसी है, आप समझो इस चीज को, एनबीएफसी का काम क्या होता है, लोगों से लोन लेके लोगों को लोन देना। तो उसको लोन लेना पड़ता है, लाइक बैंक का छोटा भाई, तो उसको भी लोगों से पैसा उठाना पड़ता है, फिर आगे लोन देना होता है। तो ऑफकोर्स इसके पास डेट होगा ही होगा, नो डाउट इसके पास डेट होगा ही होगा। तो इसीलिए मेरे हिसाब से एनबीएफसी के अंदर, क्योंकि आप कोई भी नॉर्मल एनबीएफसी देखोगे, इससे ज्यादा होता है डेट टू इक्विटी में। तो ये एनबीएफसी का बिजनेस इस तरह का होता है, तो मेरे हिसाब से रीजनेबल है, ऐसा नेगेटिव पॉइंट कुछ ज्यादा नहीं है। बट फिर भी देखो, दिस इज नॉट अ बाय सेल एडवाइस, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले लेना। मैं
केवल एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ, बाकी आप देख लेना, ठीक है। तो अब इसके फंडामेंटल्स तो मतलब सब कुछ ठीक है, हाँ। तो और एक और चीज देख लो, इसका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे जनरली मैं ऑर्डर बुक वैल्यू की बात करूंगा कि ऑर्डर्स इनके पास कितने पड़े, पर मैं यहाँ पे अभी ऑर्डर की बात नहीं करूंगा क्योंकि एनबीएफसी में ऑर्डर्स नहीं होते। एनबीएफसी के अंदर जनरली आप एयूएम की बात करो, असेट अंडर मैनेजमेंट की, इसने कितने का लोन दिया हुआ है लोगों को, तो 4.41 लाख का था फाइनेंशियल ईयर 24 मार्च के अंदर तक, मार्च तक देखोगे आप 4.41 लाख करोड़ तक का था। अभी दिसंबर 25 के अंदर जो इसका एयूएम है वो हाईएस्ट है, अभी तक का हाईएस्ट है, दैट इज 4.75 लाख करोड़। मतलब अभी भी ग्रोथ मोड पे ही है, ऐसा नहीं कि पहले से डिक्रीज हुआ है, पहले से अभी इंक्रीज होकर हाईएस्ट पे पहुंच गया, ठीक है। तो अब इस शेयर की प्राइस गिरी क्यों? अगेन आई एम स्पीकिंग, इस शेयर की प्राइस गिरने का कोई फंडामेंटल रीजन नहीं था, कोई भी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था कि शेयर की प्राइस 50% तक गिर गई। सब चीजें एक्सपेक्टेशंस की और पूरे सेक्टर की, एक एक करके बात करते हैं। इस शेयर ने पहले जब लिस्टिंग हुई थी, जब बहुत अच्छा भयंकर वाला लिस्टिंग गेन दिया था, बहुत बढ़िया लिस्टिंग गेन दिया था, तो लोगों ने वहीं पर ही प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू हो गए थे, मतलब कुछ टाइम बाद ही, और उन्हें लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी। इसमें टेक्निकल वीकनेस आ गई थी, फंडामेंटल नहीं, टेक्निकल, क्योंकि ये पहले ही बहुत ज्यादा गेन दे चुका था। अब उसके बाद लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू हुई, तो इसके जो ईएमएस थे, जितने भी मूविंग एवरेजेस थे, वो बहुत ज्यादा नीचे उतर गए, क्योंकि लोगों ने सेल करना शुरू हो गया था प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। तो जैसे टेक्निकल वीक होते, जितने भी ट्रेडर्स होते हैं उसको बेचना शुरू हो जाते हैं, इसके साथ भी सेम हुआ। हाई वैल्यूएशन, अभी मैं बोलूंगा कि ये अंडर वैल्यूड है, अभी मैंने बोला इंडस्ट्री कंपैरिजन में, पर पहले इसका पी रेशियो ज्यादा था, तो पहले का पी रेशियो कूल ऑफ करने के लिए ये उस वक्त गिरा था इसका, ठीक है। और एक और चीज, एक और, ये एक एनबीएफसी है, एनबीएफसी का प्रॉफिट वगैरह कंपैरेटिवली स्लो ग्रोथ के मोड में होता है, क्योंकि इसका मेन काम क्या है, रेलवे को फाइनेंस करना। तो जितनी रेलवे की नीड होगी ये उतना ही फाइनेंस कर पाएगी, तो ज्यादा ग्रो की उनको, जो लोगों ने पहले एक्सपेक्टेशन रखी थी कि नहीं तो बहुत अच्छा ग्रो हो जाएगी, बहुत अच्छा, नहीं, प्रॉफिट ग्रो पे, सेल्स प्रॉफिट सेल्स मतलब सब कुछ रेवेन्यू ग्रो पे इसका, बट जितनी लोगों ने एक्सपेक्टेशन रखी थी कि बहुत जोरदार ग्रो हो जाएगी, नहीं, नॉर्मल नॉर्मल डिसेंट ग्रोथ इसकी हर ईयर वाइज होती जा रही है। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इसकी ग्रोथ नहीं हुई, और ना मुझे लगता है कि ये आप सोचोगे कोई मल्टी मेगा टाइप रिटर्न दे दे, नहीं। मल्टी मेगा टाइप रिटर्न तो देखो, मैं कभी भी ऐसे फालतू के क्लेम नहीं मारता मैं कि लोग बाग जबरदस्ती आपको दिला दे, परचेस करा दे, नहीं। मल्टी मेगा टाइप सोच रहे हो अगर, तो मेरे हिसाब से मल्टी मेगा टाइप रिटर्न तो आपको नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, आप वो देख एनालाइज कर लेना, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, अच्छा खासा करेक्शन दे चुका है, मतलब सब ठीक है, कंपनी में सब ठीक चल रहा है, पर आप सोच लो शेयर की प्राइस डबल ट्रिपल चौपल हो जाएगी एक ही बार में, आज नहीं होगी, टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा, सब होगा, पर वो मल्टी मेगा टाइप नहीं होगा रिटर्न। इस चीज को आप एनालाइज मार लेना, आप अपने हिसाब से बाकी देख लेना, ठीक है। अब रही बात कंपनी की एक्सेस, देखो मैंने कहा प्राइस गिरने का ऐसा कोई मेजर रीजन नहीं था, फिर भी 50% करेक्ट हो गया, तो मतलब ठीक है, शेयर तो ठीक है। फ्यूचर आउटलुक कितना है, देखो फ्यूचर आउटलुक कैसा है, अभी वही गवर्नमेंट बजट एलोकेट करने वाली है, बजट के अंदर अभी अच्छी खासी आशा है कि जो भी वंदे भारत ट्रेन वगैरह, ये सारी जितनी भी ट्रेन टाइप है, जो मतलब जो अभी गवर्नमेंट इनोवेशंस कर रही है, नई रेलवे ट्रैक्स बिछा रही है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो ये फाइनेंस के लिए बजट में इसका अच्छा खासा अलोकेशन, मतलब बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा होगा, इसको अच्छा खासा लोन उनको देना पड़ेगा, तो बिजनेस इसका आ सकता है। दूसरी सबसे अच्छी चीज पता है इसकी क्या है, जो मैंने बोला, क्योंकि अभी तक ये केवल रेलवे को फाइनेंस करती थी, पर इसने रिसेंटली अभी मेट्रो, सोलर प्लांट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब सोलर ठीक है, रिन्यूएबल वहां पे आ गया, रिन्यूएबल पावर, माइनिंग, ये सबको फाइनेंस करना शुरू कर दिया अभी अभी रिसेंटली शुरू करा है, मेट्रो, सोलर, रिन्यूएबल पावर, माइनिंग, ये सबको फाइनेंस करना शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि पहले केवल रेलवे पे डिपेंडेंट थी कि रेलवे को जितना पैसा चाहिए होगा उतना ही फाइनेंस कर पाएगा, नहीं, अब इसने कहा कि मैं सबको फाइनेंस करूंगा, मेट्रो, सोलर, रिन्यूएबल पावर, माइनिंग, ये सब लोगों को फाइनेंस कर रहा है अभी, इसने धीरे धीरे शुरू कर दिया है। तो अगर ये वाला इसके एनबीएफसी का ये वाला सेक्टर अच्छे से ग्रोथ हो गया, तो ये शेयर आपका फिर अच्छा खासा भाग सकता है 8%, ठीक है। तो ये इस कंपनी का ओवरऑल रिव्यू आईआरएफसी का, बाकी आप देख लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मतलब नेक्स्ट शेयर पे चलते, वीडियो अच्छी लग रही है तो उसके पहले प्लीज लाइक कर देना, चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहती है। तो बेल आइकन नोटिफिकेशन याद रख के प्रेस करना, क्योंकि मैं वीडियो अभी ला रहा हूँ, जैसे अगर अभी आपको फटाफट कुछ एक्शन लेना है वीडियो देख के, वो आपके ऊपर है, तो आप वो ले सकते हो। अगर आपको वीडियो लेट मिली, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस नहीं करा, तो वीडियो जब तक तो बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि मतलब ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो चुका होगा चीजें, तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, वीडियो लाइक कर देना। चलो आगे चलते हैं पापा। मैं सेकंड शेयर की बात करता हूं, दैट इज आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी वन ऑफ द बेस्ट शेयर, जो मोनोपोली है जिसकी रेलवे टिकट बुक करने के अंदर, फिर भी वो शेयर मई 24 से जैन 26 के अंदर 44% तक गिर चुका है, और यही
अगर एक महीने की बात करूं, लास्ट दिसंबर 25 से अभी जैन 26 के अंदर भी 12% तक ये गिर चुका है। तो लगभग 1.5 साल में 44%, एक महीने के अंदर 12% तक ये गिर चुका है। तो एक बार जिनको नहीं पता, एक बार इसका डिटेल में बिजनेस समझ लो, उसके बाद तुमको पता पड़ेगा। और ये शेयर गिरा क्यों? कंपनी के फंडामेंटल खराब थे? नहीं, कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे थे, कंपनी के फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार मैं आपको समझाता हूं आईआरसीटीसी क्या करता है, एक बार बेसिक समझ लो। एक बार आईआरसीटीसी का बिजनेस है, रेलवे के जितने भी इंटरनेट आपके टिकट बुक करते हैं ना ऑनलाइन वाले, वो आईआरसीटीसी करता है, आपको पता होगा ये चीज। तो इंटरनेट टिकट बुक करने के अंदर इसकी मोनोपोली है, ये सबसे अच्छी चीज इसके पास अभी एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, मोनोपोली है ये कंपनी। इस कंपनी के अंदर आपको पता हो तो ये केटरिंग भी संभालती है, जो केटरिंग होती है रेलवे का खाना वगैरह, रेल नीर की बोतली होती है वो भी इसी की है, टूरिज्म वगैरह लग्जरी ट्रेन पैकेजेस होटल चलते हैं वो भी इसी के हैं। और इंटरनेट टिकट इसका केवल 30 से 35% रेवेन्यू इसको देता है, पर उसका 70% जो प्रॉफिट है वो इसी से आता है। मतलब 30 से 35% रेवेन्यू इसका 70% प्रॉफिट कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि ये आजकल बहुत अच्छी खासी कन्वीनियंस फी चार्ज कर रहा है। आपने देखा होगा आजकल तो ये स्लीपर एसी कोच वगैरह सबके अंदर इसकी डिफरेंट डिफरेंट कन्वीनियंस फी और अच्छी खासी महंगी कन्वीनियंस फी चार्ज कर रहा है। एक दिन के अंदर लगभग 7 से 10 लाख के डेली पीएनआर से जनरेट कर रहा है, डेली टिकट जनरेट कर रहा है। तो इसका प्रॉफिट अच्छा खासा इधर से आ रहा है। फिर केटरिंग आपको पता है 400 से प्लस पेंट्री कार से उसकी राजधानी शताब्दी ग्राम में चल रही है। ई केटरिंग, आप ई खाना आजकल कैसे ही मंगा सकते हो, आईआरसीटीसी का खाना मंगा सकते हो, डोमिनोज वगैरह के साथ इसके साथ टाइप हो गया। इसकी 1200 प्लस तो इसके किचन स्टॉल्स वगैरह चल रही है। रेलवे नीर की जो बोतल्स चल रही है वो 12 से 15 रुपए बोतल, 12 से 15 करोड़ बोतल्स पर ईयर की बेच रहा है। टूरिज्म आपको पता होगा ये आजकल लग्जरी ट्रेन टूर्स देता है, पैकेजेस देता है, अलग अलग घूमने वगैरह के होटल्स के साथ इसका टाइप है। तो बिजनेस कंपनी का बहुत अच्छा, और इंटरनेट टिकट में मोनोपोली होने के कारण ये शेयर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है लोगों के लिए। पर फिर भी भाई ये इतना बुरा गिर चुका है। आइए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं बहुत अच्छे, कुछ खराबी नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 32% बहुत अच्छा है। डेट टू इक्विटी 0.02, मतलब डेट ना के बराबर है, कोई कंपनी के पास ऐसा डेट है नहीं। पी रेशियो 36-37, मतलब इसका 36 है, इंडस्ट्री का 37 है। मतलब इंडस्ट्री के कंपेरिजन में एक पी से ये अंडर वैल्यूड है, पर ठीक है अपन उसको इग्नोर करते हैं। मतलब लगभग ये इंडस्ट्री के कंपेरिजन में चल रहा है, तो भी अच्छी बात है। मोनोपोली होने के बाद भी इसका भी ओवर वैल्यूएशन नहीं है, एक तरह से अंडर वैल्यूएशन या एट पार चल रहा है, बराबर ही चल रहा है इसका पी रेशियो, तो ये अच्छी बात है बहुत। अब उसके बाद में बात करूं फिर शेयर की प्राइस गिरी क्यों है। इस शेयर की प्राइस गिरने का भी सेम जो मैंने पहले आपको 3 रीजन समझाए थे वो के वही है, क्योंकि पहले इसका पी रेशियो ज्यादा था, अभी तो बहुत सही है। पहले इसका पी रेशियो ज्यादा था, पहले ये अच्छा खासा गेन दे चुका था लोगों को एक टाइम पे, तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू हुई, इसकी वैल्यूएशन करेक्ट हुई, और जैसे लोग ये शुरू करते हैं ट्रेडर्स इसको सेल करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसके एवरेजेस मूविंग एवरेजेस वगैरह गिरना शुरू हो जाते हैं, डीएमए ईएमए गिरना शुरू हो गए थे। तो इसकी वजह से टेक्निकल ब्रेकडाउन भी इस शेयर में आ गया। तो ये इसके रीजन थे। उसके अलावा एक और रीजन इसका था, एक रीजन था कि ना इसको लेट 2025 के एंड के अंदर एनएससी ने अनाउंस कर दिया था कि इसको एफ&ओ सेक्टर से हटा दो इस वाले शेयर को, कि आईआरसीटीसी की एफ&ओ में डीलिंग नहीं होगी। पर ये कब से इफेक्टिव होगा, ये Feb 26 से इफेक्टिव होगा, मतलब 2026 फरवरी 2026 टू बी प्रिसाइज 25 फरवरी 2026 से इसको एफ&ओ सेगमेंट से हटा दो। तो लोगों की जो हैज वाली पोजीशन थी वो सब उनको हटानी पड़ी, और इस शेयर में डीलिंग थोड़ी फिर कम हो गई, लोग क्योंकि हैज नहीं कर पा रहे थे प्रॉफिट एफ&ओस की वजह से। तो उस वजह से भी ये भी एक सेंटीमेंट इफेक्ट एज वेल एज टेक्निकल इफेक्ट इस पे बहुत बड़ा पड़ा है, ये वाली चीज के लिए भी। अब ये इसकी वजह से, अब आप देख लो ये आपको वैलिड रीजन रखते हैं क्या शेयर को लगभग 40-50% गिराने के लिए, ये आप देख लेना। बाकी कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे, मोनोपोली भी कंपनी की अच्छी खासी है, मतलब मोनोपोली एक चीज के अंदर। अब फ्यूचर आउटलुक क्या है शेयर का, आपको पता है। टूरिज्म इंडिया के अंदर, अगर मैं टूरिज्म की बात करूं, फ्यूचर आउटलुक इंडिया में टूरिज्म आपको पता है बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बहुत पीक लेवल पे बढ़ता जा रहा है, बहुत पीक लेवल पे। आप खुद ट्रेन का रिजर्वेशन वगैरह कराने जाते हो, मैं 2-2 महीने पहले, मतलब जो उसकी डेट है 30 दिन या 60 दिन है, मैं जब कराने बैठता हूँ तब भी कभी टिकट नहीं मिलता है। ऊपर से कन्वीनियंस फीस अच्छी खासी लेता है, ऊपर से इसकी जो रेलवे फेयर हाइक हुए ना दिसंबर 25 से, रेलवेज ने आपको पता होगा फेयर्स भी हाइक कर दिए दिसंबर 25 में। तो रेलवे ने जो फेयर हाइक करे, इसको क्या फायदा हुआ, इसकी मार्जिन बढ़ रही है कुछ, इसकी ये कुछ परसेंटेज की फीस वगैरह लगाता है, वो सब इसकी बढ़ रही है। तो ये इसके लिए सारे पॉजिटिव फैक्टर ही, ऐसा इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रोइंग है टूरिज्म वाली, और ये मोनोपोली में ही रहेगा अभी तक। तो ऐसा कोई भी नहीं लग रहा कि कोई प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, कोई सेंस ही नहीं है भी इसका आने का। तो ये अच्छा खासा हाइक होने वाला है। बस हाँ, इसकी जो फूड इंडस्ट्री है ना, जो ये रेलवे की कैटरिंग सर्विस देता है, उसको अभी जोमेटो और स्विगी से अच्छा खासा खतरा है, क्योंकि अब ये आईआरसीटीसी जो खाना देता है लोगों को कम समझ में आता है, सिंपल चीज़ है, वो लोग जोमेटो स्विगी से मंगा लेते हैं। तो वो फूड इंडस्ट्री इसकी थोड़ी सी शायद कम हो सकती है, पर फूड इंडस्ट्री से इसका ऐसा ज़्यादा प्रॉफिट आता भी नहीं है। इसका प्रॉफिट मैंने आपको बताया था, मेन इंटरनेट टिकट जहाँ पे वो मोनोपोली है, रेलवे की बोतल्स भी चलो हटा दो, मेनली टूरिज्म जो है, टूरिज्म इसको अच्छा खासा पैसा दे रहा है। ये दो चीज़ अच्छा पैसा दे रही है, ये यहाँ से इनका पैसा मुझे लगता है कंटिन्यू ही रहेगा। तो ये आईआरसीटीसी की कहानी है। अब
के बाद अपन चलते हैं अपने थर्ड और आखिरी शेयर पे, दैट इज आरवीएनएल। आरवीएनएल का क्या काम है? आरवीएनएल एक ईपीसी कंपनी है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो भी रेलवे के ट्रैक्स वगैरह होते हैं वो रेलवे के ट्रैक्स वगैरह ये बनाती है। और जो भी मतलब रेल की बोगीज टाइप होती है उस तरह के कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम लेती है। सिंपल चीज़ें, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन आप समझते होंगे, तो ये रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का डीलिंग करती है, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाती है। ठीक है, अब आरवीएनएल का शेयर भी सबसे खतरनाक गिरा है। जुलाई 24 से जन 26 में 48% गिर गया है। एक महीने में दिसंबर 25 से जन 26 में 16% गिर गया है। मतलब डेढ़ एक साल में 50% और एक महीने में लगभग 16% गिरा है ये शेयर। क्या कंपनी के फंडामेंटल में कोई कमी थी? अगेन नहीं, ऐसा कोई खास कमी नहीं थी। अब मैं बात करूंगा इस चीज की, वही वापस हम सेम बात करते हैं करके। कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोइंग चल रहा है, रेवेन्यू भी अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी डिसेंट है, 12% के लगभग चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.52 चल रहा है, मतलब ना अच्छा है ना बुरा है। ईपीसी कंपनी है तो इसको लोन लेना पड़ता है क्योंकि इसको कंस्ट्रक्शन वगैरह में डीलिंग करनी है, इसको अच्छा खासा हेवी एक्सपेंडिचर करना होता है। ठीक है, तो ना अच्छा है ना बुरा, ओके ओके चल रहा है। ठीक है, सबसे मेजर कंसर्न इसका पी रेशियो का है। क्या अब ये पी रेशियो इसको जस्टिफाई करता है नहीं करता, ये आप डिसाइड कर लेना, मैं पूरा इसके बारे में आगे भी समझा दूंगा। पर इसका पी रेशियो एक मेजर कंसर्न है। जहां इंडस्ट्री का पी रेशियो 22 का है, इसका पी रेशियो अप्रोक्सीमेटली 60 का चल रहा है। पी रेशियो बहुत ज्यादा इसका, यही सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है। बाकी मुझे इसमें ऐसे कोई बहुत बड़े कंसर्न नहीं लगे, ये सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है। ठीक है, अब एक और चीज इसकी जान लो कि इसका 2024 के कंपेरिजन में जब अपन 2025 का रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपेयर करेंगे तो 2025 का रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपेरेटिवली कम हुआ था। इसका 9% से तो इसका रेवेन्यू कम हुआ था, रेवेन्यू डिप हुआ था, और इसका 17% से अप्रोक्स प्रॉफिट डिप हुआ था, इसका प्रॉफिट कम हुआ था। रीजन क्या था? ऐसा कोई बहुत बड़े रीजन नहीं थे इसके रेवेन्यू डिप होने का। आप देखोगे कि इसके पास पेस मतलब ऑर्डर्स नहीं आ रहे, कि इसके पास कोई काम नहीं था, क्या नहीं, काम इसके पास अच्छा खासा था, अच्छे खासे ऑर्डर्स पड़े। आप देखोगे इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू जो अभी है वो 90,000 करोड़ की इसके ऑर्डर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। वही जो इसका रेवेन्यू है 2025 का जो रेवेन्यू है वो 20,000 करोड़ का है। तो मतलब आप देखोगे इसका ऑलमोस्ट आप देखोगे 3.5 मतलब 4 टाइम्स भी आप मान सकते हो, 4.5 टाइम्स तो इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स पड़े हुए इसके रेवेन्यू के कंपेरिजन में। जो इसका रेवेन्यू है उससे 4 गुना ज्यादा इसके पास, 4 गुना से भी ज्यादा इसको ऑलरेडी ऑर्डर पड़े। तो रेवेन्यू कम क्यों हुआ था? अब इसके कुछ रीजन है। जैसे एक रीजन है इसका कि वो ये कंपनी बोल रही है कि इसके पास ऑर्डर्स थे, पर मॉनसून की वजह से, मॉनसून लंबा हो गया था, उस वजह से ये ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे। बारिश की वजह से ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही से कंप्लीट नहीं कर पाए थे, ये था। दूसरा, आपको पता है इलेक्शन थे अप्रैल 19 से लेके 1 जून तक, 2024 की मैं बात कर रहा हूं। तो आपको इलेक्शन के अंदर एमसीसी लग जाता है। आपको पता है एक एमसीसी मोरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। उस वक्त कोई भी कंपनी को नए ऑर्डर नहीं मिले थे रेलवे की वजह से। ये 2 इशू हुए थे बस, एक ये 2 इशू थे जो वन टाइम इंपैक्ट था। इस कंपनी पे कोई वैसा नहीं कि लाइफ टाइम इंपैक्ट था, नहीं, वन टाइम इंपैक्ट था ये। तो इसी वजह से इसका प्रॉफिट भी कम हुआ था और रेवेन्यू भी कम हुआ था। पर प्रॉफिट कम होने का एक और रीजन था, इसके कुछ डेटर थे जो डूब गए थे। इसने कुछ ऐसे मतलब ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट करे थे, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसने इसने कर दिए थे पर उसका पैसा नहीं आने वाला था, और जो उसने काम करा वो भी वेस्ट था। उसको ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब इतना मत समझो, कुल मिला के कुछ पैसा इसको नहीं मिलने वाला था जो इसने कॉन्ट्रैक्ट का काम कर दिया था। तो वन टाइम इसने पीएनडल में हिट ले लिया था, तो उस वजह से भी इसका प्रॉफिट का कम हुआ था। तो ये वन टाइम रीजन थे। सच में ये नहीं बोलूंगा कि इसका कोई फंडामेंटल ऐसे खराब हो गए, नहीं, वन टाइम रीजन थे। बाकी आप हर साल देखोगे, हर साल कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा ग्रो पे, प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा ग्रो पे। बस सबसे मेजर रीजन जो इसकी प्राइस डिक्रीज हुई थी, मैं अगेन वही कह रहा हूँ, ओवर वैल्यूएशन। इसकी प्रॉफिट ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन पे चल रहा था, अभी भी ओवर वैल्यूएशन पे, पहले तो और ज्यादा ओवर वैल्यूएशन पे था। तो इसने, कंपनी ने बहुत अच्छा गेन दिया था, लोगों ने सेम प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू हो गए, और लोगों को पता है ये इतना ओवर वैल्यूड है, सबने प्रॉफिट बुकिंग शुरू करी, टेक्निकल्स ब्रेकडाउन हो गए, सारे एवरेजेस गिर गए, लोगों ने उसको मतलब ओवरऑल फिर ये शेयर गिरना शुरू हो गया था। और जैसे आप देख सकते हो 50% तक वो शेयर गिर चुका है ऑलरेडी। अब एक और चीज, इसका इसका मार्जिन इसने आजकल कम कर दिया है। क्यों? पहले रेलवे से जब ऑर्डर लेता था ना, पहले ये रेलवे को जब बिड करता था कि मेरे को ऑर्डर चाहिए, ऑफ कोर्स ये भी पीएसयू ही है पूरा का पूरा, तो रेलवे इसको ऑर्डर देता था, पर पहले हाई मार्जिन पे देता था। पहले अप्रोक्सीमेटली 6 से 8% मार्जिन पे चलता था। पर अब क्या आ गया, प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए, ये तो पीएसयू है, प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए। प्राइवेट प्लेयर से इसको कंपटीशन मिल रहा है, वो भी बिडिंग कर रहे हैं रेलवे को। जैसे अब केईसी है, केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, वो भी बिडिंग करता है, वो लो मार्जिन में बिड कर देता है कि हम कम प्रॉफिट में काम कर देंगे, 4% समथिंग में। तो अब इसको भी इस वजह से बिडिंग करते वक्त प्राइवेट प्लेयर से कंपटीशन मिल रहा है, तो प्राइवेट प्लेयर कंपटीशन आने की वजह से इसका मार्जिन 6% से कम होकर 4% तक रह चुका है। तो इसका मार्जिन भी कम हुआ है। तो अब ये इसके रीजन थे जिसकी वजह से इसका 50% शेयर की प्राइस छूटी है। अब आप देख लो, वैलिड थे नहीं थे, मेरे हिसाब से कोई भी रीजन ऐसे बहुत ज्यादा वैलिड नहीं था एक्सेप्ट पी रेशियो।
पी रेशियो बहुत खतरनाक है, खतरनाक था पहले तो उस वजह से गिरा है। तो अभी हालांकि अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, पर अब मुझे भी नहीं पता ये चीज़ अभी इसका और क्या होने वाला है, क्योंकि अभी भी थोड़ा तो और वैल्यूड है, पर अच्छा खासा ये टूट चुका है। पर हाँ, फ्यूचर की अगर आप बात करो, अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, ऑर्डर्स कंपनी के पास भर भर के पड़े। अपन को कंपनी के फंडामेंटल्स की दिक्कत लेने की, मतलब ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल्स खराब है, फंडामेंटल में कोई भी कंसर्न वाला पॉइंट नहीं है। प्रॉफिट अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा है, डेट टू इक्विटी भी ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। ऑर्डर्स भी कंपनी के पास अच्छे खासे पड़े हुए हैं। इवन जैन 26 के अंदर अंदर, सिर्फ जैन 26 के अंदर अंदर ही इसको साउथ ईस्टर्न रेलवे से 87 करोड़ का ऑर्डर मिला है, ईस्ट कोस्ट रेलवे से 201 करोड़ का ऑर्डर मिला है, मतलब जैन 26 में इसको अच्छे खासे ऑर्डर मिले हैं। अब इसके लिए अच्छी चीज़ ये है कि अब ये ना सिर्फ रेलवे का ईपीसी का काम नहीं कर रहा है, ये सोलर एनर्जी के ईपीसी का काम भी कर रहा है, मेट्रोस के ईपीसी के काम में भी उतर चुका है, हाईवेज के ईपीसी के काम में भी पहुंच चुका है। हाईवे भी बनाएगा, मेट्रोस के लिए भी चीज़ें बनाएगा, ये मेट्रोस के लिए सोलर एनर्जी का ईपीसी भी करेगा। ये चीज़ बहुत अच्छी है। सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं, अब इसने बीडिंग शुरू कर दी है यूरोप के अंदर, एशिया की जो भी बाकी कंट्रीज है इनके अंदर। तो ये कंपनी डाइवर्सिफाइंग मोड पे है, और जब भी यूरोप और एशिया से इसको जो ऑर्डर मिल रहा है अभी, वो बहुत हाई मार्जिन पे मिल रहा है। जैसे अभी इसका मार्जिन इंडिया के रेलवे की वजह से लो हो रहा है, पर जो यूरोप एशिया से ऑर्डर मिल रहे हैं वो बहुत हाई मार्जिन पे मिल रहे हैं इसको ऑर्डर्स। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ग्रोथ वाला पॉइंट है। और दूसरा, अभी रेलवे का जो वंदे भारत वगैरह जो आपने देखा होगा, इतना सारा इशू मतलब चल रहा है, जो रेलवे बजट अलोकेट करेगी वंदे भारत वगैरह पे, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चाहिए होगा, सब कुछ चाहिए होगा, तो आरवीएनएल के ऑर्डर मिलने के अच्छी चांसेस हैं। इवन कवच में भी इसका कुछ पार्टिसिपेंट है, अगर आपको पता हो, कवच नाम का एक चीज़ है, सेफ्टी सिस्टम है, जो बहुत सी कंपनीज को ऑर्डर दिया है रेलवे ने, इसका भी उसके अंदर कुछ रोल है, इसको उससे भी प्रॉफिट अच्छा खासा मिलने वाला है। तो अब ये इसका फ्यूचर आउटलुक है। फ्यूचर तो ठीक ही लग रहा है, बस एक एक्सेप्ट पी रेशियो, तो वो आप एनालाइज कर लेना, पर ये ऑलरेडी 50% गिर चुका है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, एंड चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस आपको ऐसे ही मिलती रहे। बाकी आपको मैंने बोला है, डिफेंस सेक्टर के जो भी टॉप शेयर है, एनर्जी सेक्टर के जो भी टॉप शेयर है, सेमीकंडक्टर के जो भी टॉप शेयर है, उसका भी लिंक आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। चाहो तो आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, या फिर मैं अटैच कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। चलो मिलते हैं अपन अगली वीडियो के अंदर।